ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भारत अध्ययन केंद्र द्वारा संचालित हो रहा 12 घंटे का यह लोक विद्या विषयक विशेष पाठ्यक्रम आपके लिए एक नई दृष्टि और नई दिशा लेकर आएगा। इसी कामना के साथ आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं सभी प्रतिभागियों का। भारत अध्ययन केंद्र में इस बीच वास्तु विद्या, लोक विद्या, योग और पौराणिक साहित्य और पंचतंत्र इन विषयों पर स्पेशल कोर्स शुरू किए गए हैं, जिसमें से आज हम लोक विद्या का एक पाठ्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। भारतीय लोक विद्या जब हम कहते हैं तो हम भारत के उस ज्ञान से संदर्भ रखते हैं जो कहीं न कहीं वैज्ञानिक जिसकी संकल्पना है। भारतीय लोक ज्ञान का कोई ऐसा पक्ष नहीं है जिसके भीतर वैज्ञानिकता नहीं है, और विश्व की अकेली ऐसी संस्कृति है भारत की लोक संस्कृति जो आज तक जीवंत है। बल्कि इसके अलावा विश्व में जहां जिसकी भी जो भी लोक संस्कृति है वह आज एक पुरातात्विक वस्तु बनकर यानी म्यूजियम की चीज बनकर रह गई, लेकिन भारत में आज भी वह संस्कृति जीवंत है। भारतीय लोक साहित्य एक ऐसा साहित्य जिसकी एक समृद्ध परंपरा है, जिसको भारत के लोक साहित्यकारों ने आगे बढ़ाया। आचार्य वासुदेव शरण अग्रवाल, राहुल सांकृत्यायन, रामनरेश त्रिपाठी जैसे बड़े आचार्य हुए जिन्होंने इस साहित्य को एक गरिमा प्रदान की, और आज हमारे सामने उनका संपूर्ण साहित्य भरा पड़ा है, जिससे हम और हमारे जैसे आने वाली बहुत सारी पीढ़ियां प्रेरणा ले रही हैं। इस पाठ्यक्रम में कुल 32 प्रतिभागी उपस्थित हुए हैं सर। सुनील महानंद, अमरेश पांडे, रेखराम साहू, रुचि कुमारी, दीपिका वाजपेयी, गौरव त्रिपाठी, जागेश्वर सिंह, पीयूष चौबे, दीपा कुमारी, आशुतोष मिश्रा, मुकेश साहू, देवांजनी बख्शी, रोहित प्रसाद, अदिति, भास्कर झा, डॉक्टर सुवर्णा, सोनल नरवणे, सोनाली नरवणे, दीपाली मारतोलिया, अदिता द्विजा, अभिषेक सोनकर, अंजू राव, दिवाकर, नेहा सिंह, मंजना कुमारी, अनुराग मिश्र, कल्पना कुमारी, सुमी टुडू और प्रत्युषा देशगुप्ता। आज से हम इस पाठ्यक्रम का प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें पहले दिन हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय और भोजपुरी अध्ययन केंद्र के संस्थापक समन्वयक प्रोफेसर सदानंद शाही सर हमारे बीच उपस्थित हैं। आज सर लोक भाषाएं, विशेषता और महत्व इस विषय पर आप व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे, लेकिन इस व्याख्यान को प्रारंभ करने से पहले मैं सर को अनुरोध करता हूं कि महामना के चित्र और सरस्वती जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। चालू कर दीजिए।
सर से अनुरोध करता हूं कि आप स्थान ग्रहण करें और डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी से अनुरोध करता हूं कि सर को अंग वस्त्र प्रदान कर उनका स्वागत करें। अच्छा, जो लोग भी ऑनलाइन जुड़े हैं अपने आसपास की चीजों को म्यूट कर लें या खुद को म्यूट कर लें, तो हमारा सुनते रहेंगे, आपका हम नहीं सुनेंगे। मैं इस पाठ्यक्रम के पहले व्याख्यान को प्रारंभ करने से पूर्व भारत अध्ययन केंद्र में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में उपस्थित प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल सर से अनुरोध करता हूं कि 5 मिनट में लोक और उसके संदर्भ पर अपनी बात रखें, फिर हम सर को आमंत्रित करेंगे। नहीं हो जाएगा। बंदौ गुरुपद पदुम पराग, सुरुचि सुवास सरस अनुराग। अमीय मूरि मय चूरन चारु, समन सकल भोरुज परिवार। जेहि गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते नर सकल विभव बस करहि। परम सम्माननीय लोक को व्यक्त करने में जिनकी सामर्थ्य है, ऐसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के माननीय आचार्य प्रोफेसर सदानंद शाही जी, इस व्याख्यान श्रृंखला के समन्वयक डॉक्टर रमेश कुमार पांडे जी, ज्ञानेंद्र जी, सभी जिज्ञासु जो ऑफलाइन भी हैं और ऑनलाइन भी। लोक का जो स्वरूप है वह भारतीय परंपरा में केवल ऐसा नहीं है कि केवल हम सब के मनुष्यों के साथ जुड़ा है। लोक की जब जो अवधारणा है वह समूह की अवधारणा है। वेद में आता है समजमना जनिम मानुषाणाम, जो मनुष्यों के साथ जो समूह है, जो पर्वतों का समूह है, नदियों का समूह है, पशुओं का समूह है, सब समूह एक साथ मिलकर के लोक को व्यक्त करते। दूसरा लोक क्या है? 2 तत्व हैं। एक वह तत्व है जो सूक्ष्म है, जो सूक्ष्म है वह देव तत्व है। जो स्थूल है, दृश्यमान है, वह जो है हम लोक के रूप में उसे पाते हैं। लोक वह शक्ति है जिसके माध्यम से हम वह सब कुछ समझ सकते हैं जिन्हें जानने के प्रति हमारी उत्सुकता है। एक हमारी सीमा में नहीं है, वो जो परम चेतन तत्व है। तो यह जो लोक अर्थात जो चेतन तत्व है, इससे हम परम चेतन की ओर जाने का ये मार्ग अगर हमें कहीं मिलता है तो लोक से मिलता है। उस लोक की अभिव्यक्तियां कितने प्रकार से हो सकती हैं। अभी आपने दक्षिण पूर्व एशिया को लेकर के देखा, ये लोक है। वाल्मीकि ने वह लोक दिया
हाँ, जो परम चेतन से जोड़ने का माध्यम बना। उनके बाद की सारी परंपरा ने हम सबको जोड़ने का उससे एक माध्यम जो दिया, तो रामायण जो है उसका जो प्रसार है 3000 से अधिक रूपों में लोगों को व्यक्त करने का एक साधन बना। जो व्याख्यान आपने सुना 3000 से अधिक उसके संस्करण हैं अलग अलग रूपों में। तो लोक कितना व्यापक है। लोक के विषय में अभी आचार्य प्रवर से जो आप सुनेंगे उससे निश्चित रूप से उसके व्यापक स्वरूप का, उसके सूक्ष्म तत्व का, उसके विविध स्वरूप का सबका हम लोगों को परिचय प्राप्त होगा। मुझे अधिक समय इसमें नहीं लेना चाहिए क्योंकि आपके द्वारा एक मार्ग मिलेगा, एक ऐसा सीधा मार्ग जिसे हम लोग सब समझ सकते हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ लोक के प्रति जो है लोक ही एक ऐसा स्वरूप है। एक पंडित विद्यानिवास मिश्र जी से लोक और भाषा पर हमने सुनीत कुमार चटर्जी मेमोरियल व्याख्यान कराया था 1998। तो उन्होंने लोक इतनी उसका जो परम सामर्थ्य लोक की है कि हम लोग पढ़ते तो हैं चले मरुत 49, हाँ, लेकिन वह मरुत जो भाषा में जो मरुत के 49 जो उसके सिनोनिम्स हैं, पर्याय हैं, वो उनकी एक एक नाम की शक्ति को उन्होंने उसमें वहां उपस्थापित किया था। तब लगा लोक अधिक बलवान है क्योंकि लोक से ही शास्त्र है। लोक ने शास्त्र दिया, हम लोगों को एजुकेट लोक ने किया। तो मुझे अधिक नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो फिर आनंद में कमी होगी। धन्यवाद सर। लोक भाषाओं का महत्व, लोक भाषाएं, विशेषता और महत्व, आज का यह विषय है। और आज के इस व्याख्यान को प्रारंभ करने के लिए मैं आचार्य शाही सर से अनुरोध करता हूं कि आएं और आप सबको परिचित कराएं। इसको टच नहीं करना है, इसको ना कि इसको भी। स्कूल में तो रहना पड़ेगा। आदरणीय प्रोफेसर शुक्ल जी जैसा विद्वान सामने बैठा हो तो थोड़ा कंठावरोध हो सकता है। ज्ञानेंद्र जी और अमित जी और प्रतिभागी मित्रों, मेरी कुल जमा यहाँ खड़ा होने की जो योग्यता है वो इसी से आती है कि मैंने एक छोटे से केंद्र की शुरुआत यहाँ की, भोजपुरी अध्ययन केंद्र। तो ये मान लिया गया कि मैं लोक का बड़ा जानकार हूं, तो जब तब खड़ा कर दिया जाता हूं। तो अगर आपको 40-45 मिनट बाद निराशा हाथ लगे तो उसका दोषी मैं नहीं हूं, वो परंपरा दोषी है जो मान लेती है कि किसी कुर्सी पर बैठने से कोई आदमी ज्ञानी हो जाता है। और जब से हम ये मानने लगे कि कुर्सी पर बैठने से कोई ज्ञानी हो जाता है, तभी से ये हुआ कि जो लोक ज्ञानी है और लोक का जो ज्ञान है उसके प्रति एक उपेक्षा का भाव हमारे भीतर पैदा हुआ। ये विषय के दो पक्ष हैं। एक तो
लोक भाषाओं की विशेषता पर थोड़ी चर्चा करनी है और उसके महत्व पर बात करनी है। अभी अमित जी ने अपने वक्तव्य में थोड़ी देर पहले वासुदेव शरण अग्रवाल का नाम लिया था, और वासुदेव शरण अग्रवाल जनपद और जनपदीयता की बात करते हैं, और एक पूरा आंदोलन यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी, आशा नरेंद्र देव, वासुदेव शरण अग्रवाल और भी बहुत सारे आचार्य जुड़े हुए थे। देश भर में उन लोगों ने एक जनपदीय आंदोलन की शुरुआत की थी और ये कहा था कि जनपदों में, जनपद को सीधे यूं समझिए कि जैसे एक है नगर, और नगर की संस्कृति, सभ्यता, रहन सहन, ज्ञान विज्ञान आदि, और उसके परिक्षेत्र में जो जनपद हैं, क्या हुआ? ये जनपद जो हैं, और जनपद की भी बड़ी समझ में आने वाली परिभाषा वासुदेव शरण अग्रवाल ने की है। पहले तो आदमी लोग कहीं एक जगह रहते नहीं थे, घुमंतु जीव थे, तो जन के पद जहां जहां पहुंचे वो जनपद हुआ। ये जनपदों का देश है भारत, और जनपदों की अपनी विशेषताएं हैं। एक बहुत सुंदर ढंग से वासुदेव शरण अग्रवाल ने उसको समझाया है। एक त्रिकोण बनाते हैं, उसमें वो स्थान जहां वो भाषा बोली जाती है, और वहां के लोग, और वहां की संस्कृति, ये तीनों का जो संबंध होता है उसको बताया कि, और ये जो है अथर्ववेद में जो पृथ्वी सूक्त है उसको लेकर के उन्होंने अपने सिद्धांत का निरूपण किया था, और उनके निबंधों का एक संग्रह है पृथ्वी पुत्र, वो जरूर पढ़ना चाहिए जिसको भी लोक में रुचि हो और इसको समझने में रुचि हो। एक बात और मैं लोक साहित्य के और लोक विद्या के और विद्या मात्र के अध्येताओं से एक निवेदन मैं कर देना चाहता हूं। एक हमारे यहाँ कवि हुए हैं इसी बनारस के कबीरदास। तो कबीरदास ने एक बड़ी पते की बात कही है लोक के बारे में। अमूमन कबीरदास को हम ये समझते हैं कि वो कुछ बड़ी महत्वपूर्ण चीजों के विरोधी हैं और शास्त्र आदि को ध्वस्त करने वाले हैं, आदि आदि इत्यादि छवि। लेकिन एक दोहा कबीर का है, पाछे लागा जाए था लोक वेद के साथ, पैणे में सतगुरु मिला दीपक दीना। इस दोहे को ध्यान से पढ़िए। वो केवल वेद की बात नहीं कर रहे हैं, लोक की भी बात कर रहे हैं। मैं पीछे चला जा रहा था, किसके? कभी लोक के, कभी वेद के।
पाछे लागा जाय था लोक वेद के साथ, पैड़े में सतगुरु मिला दीपक दीन्हा। रास्ते में कहीं सतगुरु मिला और उसने हमारे हाथ में दीपक रख दिया, और उस पर कबीर के यहाँ बहुत बड़ा विमर्श है, चर्चा है कि फिर उस दीपक से क्या हुआ। इसमें आप देखिए कि कबीर न लोक का विरोध कर रहे हैं न वेद का विरोध कर रहे हैं, वो पाछे लागा जाय था का विरोध कर रहे हैं। एक पिछलग्गू पना जिसको कहते हैं कि बिना समझे बूझे और पीछे चल दिया, उसी को हम अपनी सामान्य भाषा में भेड़िया धसान कहते हैं। एक भेड़ आगे चलती है तो बाकी भेड़ें पीछे चल देती। तो ये जो पिछलग्गूपना है, संस्कृत के आचार्य बैठे हुए हैं तो मैंने पहले ही कहा कि एक गतानुगतिक, तो पीछे चलते चले जा रहे हैं, दोहराए चले जा रहे हैं, लकीर पर डंडा पीटे चले जा रहे हैं। कबीर कहते हैं कि इससे ज्ञान नहीं मिलता है। आप न लोक को समझ पाते हैं न वेद को समझ पाते हैं। सतगुरु ने दीपक हाथ में दिया, उस दीपक की रोशनी में आप सत्य को नए सिरे से देखिए, लोक को देखिए, वेद को भी देखिए। और जब ये हम कहते हैं ना कि हम सब कुछ हमारा वैज्ञानिक है, तो इसको भी अमित कह रहे थे, अच्छी बात कह रहे थे। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इस बात का कहना, उसका एक खास अर्थ है, इसलिए कि इसके संस्थापक जिनकी अभी अभ्यर्थना करके हमने ये बात शुरू की, उन्होंने विज्ञान को भी उतना ही महत्व दिया, और जो हमारे कुलगीत में आता है, प्रतीचि प्राची का मेल सुंदर, तो विज्ञान की एक खूबी है कि वो अपने को निरंतर प्रयोग की कसौटी पर कसता रहता है। और न्यूटन ने गति के नियम दिए, दुनिया को आगे बढ़ाया, लेकिन आगे जब और वैज्ञानिक आए और नई खोजें हुई, तो गति के नियम से बहुत आगे विज्ञान चला गया। आइंस्टाइन ने सापेक्षिकता सिद्धांत दिया, विज्ञान और आगे बढ़ा, लेकिन उसके आगे भी विज्ञान आगे बढ़ गया। तो नई खोजों के आलोक में विज्ञान अपने को निरंतर अपडेट करता है। तो हम क्या अपने को निरंतर अपडेट करने के लिए तैयार हैं? और कहीं भी ये नहीं होता है कि आइंस्टाइन का महत्व कम हो गया या न्यूटन का महत्व कम हो गया। जब आप फिजिक्स की पढ़ाई करोगे तो बिना आइंस्टाइन न्यूटन के गति के नियम पढ़े आप आगे बढ़ नहीं सकते, जबकि उसके आगे बहुत सारी बातें हो गई। तो उसका महत्व अपनी जगह, लेकिन विज्ञान अपने को अपडेट करता रहता है। क्या हम लोक का अध्ययन कर रहे हैं या वेद का अध्ययन कर रहे हैं या शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें हम विज्ञान की तरह इतने खुले हैं कि प्रयोग में कोई चीज अगर गलत सिद्ध हो रही है तो हम उसको स्वीकार करने को तैयार हैं। ये मतलब होता है चीजों के वैज्ञानिक होने का।
और बिल्कुल ठीक कहा अमित जी ने कि सहसा जो चीजें हमको लगती हैं कि इनमें वैज्ञानिकता नहीं है, अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि लोक में जो बातें कही गई हैं उन बातों के पीछे एक गहरा अनुभव है, एक गहरा प्रयोग है। बात हम लोग भाषाओं पर कर रहे हैं, लोग भाषाओं की विशेषता पर, तो एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आप लोग भाषाओं की पाएंगे कि ये क्रिया बहुल भाषाएं, और खास तौर से भारत की जो लोक भाषाएं हमारी भोजपुरी है, चाहे अवधी है, चाहे मगधी है, मगही है, आप मैं उत्तर भारत की जो हिंदी से जुड़ी बोलियां हैं, बोलियां जिनको कहा जाता था, हम लोग उसको भाषाएं कहते हैं, उनको आप देखें तो उनमें इतनी क्रियाएं हैं। तो ये क्रियाओं का होना, क्रिया बहुल होना, उसका एक सीधा संबंध है कि उन भाषाओं का हमारे जीवन से और जीवन की विविध क्रियाओं से गहरा संबंध है। एक सबसे बड़ी विशेषता मुझे ये दिखाई पड़ती है कि इन भाषाओं के भीतर, और ऐसी भाषाएं देखिए जो लोक भाषाएं नहीं है, उनमें आप देखें तो क्रियाएं उतनी नहीं है, विशेषण ज्यादा दिखाई पड़ता है। और कई बार तो हमारे ऐसी भाषा हमको दिखाई पड़ती है जिसमें इतना विशेषण होता है कि विशेष से बेचारा दब करके पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ गया, और विशेषण जो है विशेष को दबा लेता है। तो लोक भाषाओं में की एक सबसे खास विशेषता है कि उसका जीवन से और जीवन की विविध क्रियाओं से बहुत गहरा संबंध है, और इसीलिए लोक भाषाओं में आपको जीवन का स्पंदन बहुत गहरा दिखाई पड़ता है। हिंदी के एक कवि हैं नहीं थे, केदारनाथ सिंह, उन्होंने भोजपुरी शीर्षक से एक कविता लिखी है। तो भोजपुरी के बारे में लिखते हैं, और मुझे लगता है कि ये जितना भोजपुरी के बारे में सही है उतना ही अवधी के बारे में सही है, और उतना ही मगही के बारे में सही है, उतना ही छत्तीसगढ़ी के बारे में सही है। इसकी क्रियाएं खेतों से आई थी, संज्ञाएं पगडंडियों से, बिजली की कौंध और महुए की टपक ने इसे दी थी अपनी धुनिया। शब्द मिल गए थे दानों की तरह जड़ों में पड़े हुए, खुरपी कुदाल के युगल संगीत से इसे मिले थे छंद। तो ये जो जीवन के साथ इस भाषा, एक जनपदीय भाषाओं का, लोक भाषाओं का जो लगाव है, वो उसकी बहुत बड़ी विशेषता है। और एक और चीज आप पाएंगे कि हमारी भोजपुरी में तो है, और भी लोक भाषाओं में ये चीज दिखाई पड़ेगी। भोजपुरी में मैं शब्द नहीं है, ये ऐसी भाषा है जो मैं के विरोध में खड़ी है। हम कहते हैं, हम आईनी, हम गैनी, हम कहनी,
ए हमहू के खियावा हो। तो मैं नहीं है यहाँ, और मैं का न होना एक खास तरह की सामूहिकता इस भाषा में, इन भाषाओं में दिखाई पड़ती है। और भोजपुरी के कवि कबीरदास तो कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं ना। तो पूरी भोजपुरी में मैं नहीं है। और अभी आप देखिए तो हमारी भाषाओं में इतना मैं आ गया है, मैं। कभी लगता है कि आदमी बोल रहा है कि बकरी में मियाँ रही है। और उस मैं की वजह से अभी हमारी मानव सभ्यता, अभी सर अपनी बातचीत में कह रहे थे कि लोक जो है केवल मनुष्य की चिंता नहीं है, एक चिड़िया की चिंता भी है। आप लोक कथाएं आपने सुनी होंगी, उसमें पशु जगत और वनस्पति जगत ये सब आता है। आज जब हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं और पर्यावरण दिवस मनाते हैं और कौन कौन दिवस मनाते हैं, तब हमें याद आता है कि भाई हम लोगों को तो हमारी दादी ने सिखाया था कि रात में तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि पेड़ को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए, किसी भी फल को रात में नहीं तोड़ना चाहिए। तो एक सामूहिकता की लय लोक भाषाओं में दिखाई पड़ती है, और मैं की अनुपस्थिति। इसीलिए आपके बगल में एक बड़ा भारी संस्थान है, मूल्य अनुशीलन केंद्र। हम लोग जब बच्चे थे और पढ़ रहे थे तो बहुत मूल्य की पढ़ाई नहीं होती थी। मूल्य की पढ़ाई हम लोगों के समय में नहीं होती थी, सर जानते हैं। और जैसे जैसे मूल्य की पढ़ाई शुरू हुई, उसी अनुपात में मूल्यहीनता भी शुरू हुई। इसकी वजह क्या है? इसकी एक वजह ये है, मुझे जो समझ में आता है, अगर आपको लगे कि नहीं मैं ठीक नहीं समझ रहा हूं तो बताइएगा। मैं एक कहानी हमने बचपन में सुनी कि साहब एक चिड़िया है, उसको एक दाना मिलता है, और उस दाने को, वो चने का दाना है, वो ले आती है चाक में, उसको धरती है। तो खूंटे में एक दाना उसका फंस गया है। वो बढ़ई के पास जाती है, कहती है कि बढ़ई बढ़ई तू खूंटा चीरा, खूटवा में दाल बा, का खाई का पी का ले परदेश जाए। नहीं चीरता है। फिर वो राजा के पास जाती है, राजा मना कर देता है तो रानी के पास जाती है, रानी मना कर देती है तो सांप के पास जाती है, फिर सांप मना कर देता है तो लाठी के पास जाती है, लाठी मना कर देता है तो आग के पास जाती है, आग मना कर देती है तो समंदर के पास जाती है, और समंदर मना कर देता है तो हाथी के पास, हाथी मना कर देता है तो चींटी के पास जाती है। और क्रम फिर यहां से उलटता है। चींटी तैयार हो जाती है कि नहीं, वो हाथी को डराती है, हाथी समुंदर को डराता है। मैं सब सुना सकता हूं, लेकिन आपको केवल याद दिला के छोड़ दे रहा हूं।
वो साइकिल फिर लौटी और अंत में बढ़ई खूंटा चीरता है और उसको दाल मिल जाती। ये कहानी आपने बचपन में सुनी। अब जरा आप आज समाचार पत्र आप पढ़ते हैं, कोटा नामक शहर से खबरें आती हैं कि हमारे बच्चे जाते हैं वहां पढ़ने और 2 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ तो पंखे में लटक गए। एक ऐसी प्रतियोगिता में हम डाल दिए गए हैं और प्रतियोगिता के साथ साथ एक जो जिजीविषा हमारी है, एक हमेशा आदमी दूसरे की तुलना में कुछ होना चाहता है। तो इस तरह की जो कहानियां होती थी और एक खेल होता था जो माँ के पास तो फुर्सत नहीं होती थी, लेकिन दादी और नानी और मौसी घुघुआ घू, तो घुघुआ घू में वो होता है कि वो पीठ के बल और अपने घुटने मोड़ करके, और जो भी दादी नानी मौसी होती है वो बच्चे को अपने घुटने पर टिका लेती है और उसको केकर घू इनकर घू उनकर घू। तो एक काम क्या होता है, पूरे जो रिश्ते हैं, माँ पिता भाई बहन चाचा चाची दादा दादी नाना नानी बिल्ली सुग्गा, सबके साथ वो अनायास ही जोड़ती है। इनकर घू उनकर घू उनकर घू उनकर घू। और उसके बाद जब खेल खत्म होना होता है तो वो पैर, वो कहते हैं ना कि नई भीत उठे ले पुरान भीत गिरे ले, ये बुढ़िया माई आपन हाड़ी माड़ी समझिए गिरल धड़ाम से। तो ये आप सुन रहे होते हैं, मजा ले रहे होते हैं, और लेकिन अनायास ही एक जो सहकारिता का मूल्य है और सबसे एक रिश्ता जोड़ने का मूल्य है, यानी बच्चे बचपन में ही उसको पता चल जाता है कि पैदा भले हम अकेले हुए हों, लेकिन इस संसार में हमारा इतना नाता है, इतने लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं। एक बात ये समझ में आती है और दूसरी बात ये समझ में आती है कि ये प्रकृति का नियम है कि नई भीत उठती है और पुरानी भीत गिर जाती है। तो एक बहुत बड़ा वैल्यू एजुकेशन का एक खजाना लोक भाषाओं में मौजूद है, मातृभाषाओं में मौजूद है, जनपदीय भाषाओं में मौजूद है, लेकिन हम उससे कट गए। तो अब वो मूल्य शिक्षा आ गई एक बड़ी शानदार इमारत के भीतर, और वह मूल्य शिक्षा, हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक बात कही है कि शून्य सिद्धांत वाक्यों में प्रवृत्ति कारिणी क्षमता नहीं होती। तो जैसे मैं यहाँ खूब बहुत बढ़िया बढ़िया उपदेश दे के जाऊं और लंका पर आप देखें कि हम उसके ठीक उल्टा आचरण कर रहे हैं, तो कहेंगे देखा मास्टर बात है, वहां इतना बढ़न बढ़न बुलत रहा है जू। तो जो भी मैंने कहा होगा उसका रंच मात्र भी आपके ऊपर असर नहीं होगा। चीजें जो मूल्य है वो आपके आचरण में, अभी राम कथा की बात हो रही थी, तो राम की महिमा क्यों है?
राम के चरित्र की सबसे बड़ी बात क्या है? आज राज तिलक की तैयारी हो रही है और कल वनवास हुआ। अभी एक खिलाड़ी को स्वर्ण पदक मिल रहा था और वंचित हो गई। राम ने बैलेंस नहीं खोया, संतुलन एकदम 180 डिग्री। कहां राज तिलक और कहां वनवास। तो ये जो है, जिस तरह से राम ने उसको आत्मसात किया, उसको स्वीकार किया, मुझे लगता है कि राम के चरित्र की ये सबसे बड़ी बात है। तो ये जो मूल्य बोध है हमारे जीवन में जो आता है, वो लोक भाषाओं से आता है। लोक भाषाओं के भीतर मैं चुपचाप विशेषता से महत्व पर आ गया। लोक भाषाओं के भीतर वो अच्छा भाषा है क्या। आजकल तो आप सब कंप्यूटर वाली पीढ़ी के लोग हैं, तो उसमें कोड होता है और कोड के भीतर वो मैसेज आते हैं, जाते हैं। भाषा क्या है? भाषा भी तो अपने आप में ध्वनि, ध्वनि से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से भाषा बनती है। तो एक तरह का की कोड वाली व्यवस्था भाषा में मौजूद है। और फिर हम चलते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल के पास कि भाषा जो है उनके भीतर अपना जो भौगोलिक क्षेत्र है, जिस भौगोलिक क्षेत्र में वो भाषा जन्म लेती है, उसके साथ उसका एक गहरा रिश्ता है। इसलिए हर भाषा अपने आप में, और मैं तो ये मानता हूं, एक बार भोजपुरी अध्ययन केंद्र से जब एक पत्रिका निकली, तो उस समय हमारे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति थे कर्ण सिंह जी। मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप इसका लोकार्पण करिए। किया उन्होंने। तो एक बात उन्होंने कही, जो बात मुझे अच्छी तरह समझ में आ गई, और मैं उन्हीं की बात दोहराता रहता हूं। लोग समझते हैं कि मैं काफी ज्ञानी गुणी आदमी हूं। उन्होंने कहा कि देखो, सभी भाषाएं सरस्वती की मूर्त विग्रह है, जिसकी हमने अभी अभ्यर्थना की। सरस्वती को आपने वीणा बजाते हुए और फोटो में वो हमारे राजा रवि वर्मा ने एक चित्र उनका उपस्थित किया, कवियों ने भी उसी रूप में उनको। लेकिन जब कोई बहुत अच्छी तरह बोलता हुआ धारा प्रवाह, वही आचार्य जी बोल रहे थे, तो कहते हैं कि अरे इनके तो जुबान पर सरस्वती बसती है। तो सरस्वती को प्रकट करने का माध्यम क्या है?
भाषा है। और कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसमें सरस्वती कहेंगे नहीं इसमें हम नहीं प्रकट हो। कह सकती हैं क्या सरस्वती? तो उन्होंने कहा कि भाषाएं, सभी भाषाएं सरस्वती की मूर्त विग्रह है। इसलिए यह मानना कि अमुक भाषा छोटी है और अमुक भाषा बड़ी है, एक बहुत बड़ी गलती है, एक सभ्यतागत ये नुकसान है। लेकिन सब लोग इस बात पर सिर हिला रहे हैं, ये लड़की भी हिला रही है जोर से। लेकिन जब व्यवहार जगत में हम जाते हैं तो एक हमारे दिमाग में है कि भाई पुराने हम लोगों के समय में 70 के दशक में 60 के दशक में जो फिल्में आती थी तो हीरो कैसे पहचाना जाता था? अचानक वो अंग्रेजी बोलना शुरू करेगा तो लग जाएगा कि अरे ये तो हीरो है। और जो रामू काका होंगे वो अवधी या भोजपुरी या छत्तीसगढ़ी बोलते हुए पाए जाएंगे फिल्म में, चौकीदार हैं। तो ये जो लोक भाषाओं को चौकीदार की भाषा या कामगर लोगों की भाषा या इनकी भाषा उनकी भाषा, तो अब दिमाग में बात कहां से आती है? बात ये आती है कि हमारे दिमाग में भी बैठा हुआ है कि जो चौकीदार है वो छोटा आदमी है, जबकि हमारी जो परंपरा है वो आदमी में छोटे और बड़े का भेद तो नहीं मानती। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईश्वर के अंश सब है, लेकिन ईश्वर कोई आटे की लोई नहीं है, आटे का मड़ा हुआ आटा नहीं है कि 5 किलो आटा है 50 पूड़ियों की लोई आपने बना ली तो ईश्वर खत्म हो गया। वो ऐसे आटे की लोई है कि आप लाखों पूड़ियां बेल लो वो जस का तस रहेगा। तो जो अंश हुए वे अंशी के बराबर हैं, ये तो हमारी परंपरा कहती है। लेकिन हमारे दिमाग में है कि अच्छा वो चौकीदार बोला था भोजपुरी यो बोला था भोजपुरी तो यू है बाणे। तो भाषा को लेकर के एक स्तरीकरण समाज में जो बना उसके पीछे एक बहुत गहरी साजिश है। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम 1000 वर्षों से भारत में जो मौलिक चिंतन हुए वो जनपदीय भाषाओं में। और एक उदाहरण है गोरखनाथ का। वो संस्कृत के बहुत बड़े आचार्य, 36 यानी कितनी किताबें हैं उनकी, अमित जानते होंगे, संस्कृत में है। लेकिन गोरखनाथ की जो महिमा है और पूरे भारतवर्ष में गोरखनाथ जो ख्यात हैं वो किसी से ख्यात हैं। उनकी जो गोरखवाणी है, हबक न बोलिबा ठबक न चलिबा धीरे धरिबा पांव, और सहजे रहिबा गर्भ न करिबा
भड़ंत गोरख राम। तो ये जो भाषा है, इस भाषा में जो वाणी उन्होंने कही, तो संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के, उनको अपना गुरु मानते हैं। जम्भो जी राजस्थान के 200-300 वर्ष बाद उनको गुरु मानते हैं। और हमारे हिंदी के एक कवि हैं केशवदास। केशवदास ने कहा कि भाखा बोल न जाने ही जिनके कुल के दास। भाखा माने ये इसको भाषा कहते थे। बहुत विवाद हुआ है हमारे यहाँ और बहुत बातें कही गई हैं। भाखा बोल न जाने ही जिनके कुल के दास, उसको जड़मत केशवदास को भाषा में कविता लिखनी पड़ गई। गोरखनाथ ने केशवदास से 300-400 साल पहले इन्हीं बोलियों में अपनी कविता की। और अब अद्भुत बात देखिए कि अवधी वाले भी कहते हैं कि हमारे आदि पुरुष गोरखनाथ हैं। भोजपुरी वाले तो कहते ही कहते हैं, क्योंकि गोरखनाथ गोरखपुर में रहते हैं, भोजपुरी इलाका है। और जो हिंदी आज हम बोल रहे हैं, उस हिंदी की भी अनुगूंजें आपको गोरखनाथ की कविता में दिखाई पड़ती है। और 1000 वर्षों से भारत को मौलिक चिंतन इन्हीं जनपदीय भाषाओं से मिला है। भक्ति आंदोलन, उसका शास्त्र जिस भाषा में रचा गया हो, लेकिन भक्ति कविता किस में रची गई है। तो इन जनपदीय भाषाओं का जो महत्व है और क्यों है, कबीरदास तो खैर कहते ही हैं कि संस्कृत है खूब जल, भाखा बहता नहीं। और तुलसीदास क्या कहते हैं, का भाखा का संस्कृत, प्रेम चाहिए सांच, काम जुआवे कामरी, काले करे कुमाच। तो भाषा का एक संबंध प्रेम से भी है। और कहते हैं कि मैं गया था जर्मनी, तो वहां एक सज्जन मिले, तो ऐसी थे तो भारतीय, लेकिन ऐसी अंग्रेजी बोलते थे कि हमको लगता था कि अच्छा हम वैसे ही अंग्रेजी में हाथ बहुत तंग है, लेकिन अब थे तो कुछ न कुछ बोलना ही पड़ता था। लेकिन उनकी अंग्रेजी ने ये चुगली की कि ये पट्ठा है तो भोजपुरिया, लेकिन वो हाथ ही न रखने दे। आई born and brought up in Bangalore, in ये उनको। और एक दिन पड़ गए चक्कर में, और मुंह से निकला अरे बाप। तो ये जो सहज जो हम अपने को संप्रेषित करते हैं, वो अपनी इस मातृभाषा में, क्योंकि उसके साथ हमारा एक ये कहना अधूरा कहना है कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो भाषा व्यक्त करती है। और मातृभाषाओं के साथ हमारा संबंध आवयविक होता है। जैसे कि मैं अपने हाथों से जो काम कर ले रहा हूं, किसी परिस्थिति में नकली हाथ लग जाए तो उस तरह से हम काम नहीं कर पाए, नकली पैर लग जाए तो उस तरह से काम नहीं कर पाए। तो ये जो भाषाएं जिसमें हमारा जन्म हुआ है,
वो हमारे एक तरह से हमारी चेतना का, हमारे अस्तित्व का विस्तार है। और उनसे जब हम कटते हैं, क्यों कटते हैं? एक ये हो गया कि साहब तो चौकीदार की भाषा है, वे पढ़े लिखे लोग बोलते हैं। अंग्रेजों ने ऐसा लिखा भी है, ये भ्रम अंग्रेजों ने फैलाया। तो भाई हमारे हजारीप्रसाद द्विवेदी जितनी अच्छी संस्कृत जानते थे, जितनी अच्छी हिंदी जानते थे, दोनों से बढ़िया भोजपुरी जानते थे। और एक बात आप देख लीजिए कि भोजपुरी भाषी है अगर, या अवधी भाषी है, या मगही भाषी है, या जिस भी मातृभाषा का है, अगर उस भाषा में गड़बड़ा गया हो तो उसकी हिंदी भी गड़बड़ होगी, उसकी अंग्रेजी भी गड़बड़ होगी, और भाषाएं गड़बड़। मैं हिंदी के 10 विद्वानों का नाम जानता हूं जो भोजपुरी क्षेत्र से आए या अवधी क्षेत्र से आए, और जबरदस्त अधिकार है उनका भोजपुरी। नामवर सिंह जब तक जीवित रहे, और पहला परिचय मेरा 90-92 में हुआ था, उनसे 90 में हुआ था, जीवन भर मुझसे भोजपुरी ही बोलते रहे। विश्वनाथ त्रिपाठी क्या अवधी बढ़िया बोलते हैं। और इस समय हिंदी के जो जीवित विद्वान हैं उनमें सबसे प्रमुख नाम है उनका। उसकी वजह क्या है, इसको मैं साधारण ढंग से आपको बता रहा हूं कि हमारे दिमाग में आ गया कि साहब, जैसे मैं जब शहर में आया इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने, तो हमारी हिंदी में भोजपुरी घुसी रहती थी, तो टीचर जो है वो खड़ा कर देते थे और शहर के बच्चे हंसते थे। तो खैर हमारे अंदर दूसरी तरह की प्रतिक्रिया हुई। लेकिन अमूमन होता क्या है कि हमको लगता है कि ये कुछ गड़बड़ चीज है, कुछ पिछड़ी हुई चीज है, और इससे हमें मुक्त होना चाहिए, तो हम मुक्त हो जाते हैं। हिंदी के बारे में हम मान लेते हैं कि तो हमारी राष्ट्रभाषा है, इसको सीखने की जरूरत है नहीं, तो उसको सीखते ही नहीं है। और जिस अंग्रेजी के पीछे भागते हैं वो कमबख्त आती नहीं। तो होता क्या है, हम मनुष्य से एक ऐसे प्राणी में बदल जाते हैं जिसके पास भाषा नहीं। और भाषा होना, भाषा का एक अर्थ प्रकाश भी है ना। और हमारी सारी जो परंपरा है वो तो यही कहा गया है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय। और वैदिक शिक्षा भी तो यही है ना, हो मनुर्भवा, मनुष्य बनिए। तो भाई हाथ गोड़ से तो हम मनुष्य है ही है, घोड़े जैसे थोड़ी दिखते हैं। फिर भी क्यों हमारे ऋषियों ने कहा कि मनुष्य बनो? केवल मनुष्य के घर में जन्म लेने से आप मनुष्य नहीं हो जाते। मनुष्य होने की कुछ और भाषा वो प्राथमिक चीज है को मनुष्य बनाती है। और जब आप मातृभाषाओं से कटते हैं तो एक तरह से आपकी यात्रा भाषा विमुखता की ओर हो जाती है, और भाषा विमुख हो करके आप मुकम्मल मनुष्य नहीं हो सकते। तो ये जो हमारी जनपदीय भाषाएं या लोक भाषाएं, जो सुविधा के लिए आप कहिए या मातृभाषाएं कहिए,
और एक और बात जो शिक्षाविदों ने बहुत रिसर्च के बाद एक बात स्थापित की कि आजकल शिक्षा के ऊपर बहुत सारा भार डाल दिया गया है और सबसे बड़ा भार है कि रोजगार। और उसमें ये बता दिया गया है कि भोजपुरी या जो जनपदीय भाषा है उसमें रोजगार नहीं है। कुछ लोग तो जब यहाँ भोजपुरी केंद्र बन रहा था तो लोग कह रहे थे कि अरे यार हिंदी पढ़ के कुछ नहीं हो पा रहा है, तो ये आप भोजपुरी के झंडा लेके चल रहे हैं। और वो लोग कह रहे थे जो खांटी भोजपुरी थे। तो इस शिक्षा को हमने रोजगार से इस कदर जोड़ दिया है कि शिक्षा कितनी शिक्षा रह गई है ये अलग विचार का विषय है। रोजगार होना चाहिए लेकिन वो अर्थव्यवस्था का मामला है। अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी है कि वो सबको रोजगार मुहैया कराए, लेकिन उसको हम थोप देते हैं और उससे एजुकेशन। तो भाषा के बारे में, मातृभाषाओं के बारे में एक रिसर्च आया और ये हुआ कि चीजों को जो एक बच्चे की समझदारी है वो मातृभाषा में वो ज्यादा अच्छी तरह चीजों को समझ लेता है। प्राइमरी स्कूल की हम लोगों की जो पढ़ाई होती थी, कागज में तो था कि वो हिंदी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, लेकिन पंडित जी जो आते थे वो भोजपुरी में ही पढ़ाते थे और जो गणित उन्होंने बताया वो अब भी उतना ही साफ है। तो मातृभाषाएं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में और अंडरस्टैंडिंग के रूप में, समझदारी के रूप में वो सर्वोत्तम साधन है। और इसीलिए यूनेस्को ने प्रस्ताव किया और 1999 में तय हुआ कि मातृभाषा दिवस मनाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। दुर्भाग्य है कि अभी हम लोग बांग्लादेश में एक विभीषिका चल रही है। बांग्लादेश में बांग्ला भाषा को लेकर जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन की स्मृति में 21 फरवरी को हम मातृभाषा दिवस मनाते हैं। लेकिन वजह ये थी कि बच्चे को चीजें मातृभाषा में ज्यादा अच्छी तरह समझ में आती हैं, इसलिए आरंभिक शिक्षा मातृभाषाओं में हो। मेरा ख्याल है कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गई है, टाइम हो गई बहो खत्म करनी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गई, उसमें बात तो ये कही गई है और मातृभाषाओं में आरंभिक शिक्षा देने की बात कही गई। लागू कितना होता है वो एक दिगर सवाल है। हम लोग कहने में बहुत तेज हैं, करने में थोड़ा पीछे रहते हैं। और एक और बात मातृभाषाओं के महत्व के सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं और कह के अपनी बात खत्म करूंगा। मैंने बीच में कहा
कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, उससे बढ़कर कुछ है और उसके साथ हमारा आवयविक संबंध है। एक जैसे हमारे शरीर का एक हिस्सा है और उसके साथ ही उसमें जो एक मूल्यवत्ता हमको मिलती है, एक जीवन दृष्टि मिलती है, एक जीवन बोध मिलता है, एक विश्व दृष्टि देती है भाषा हमको, और उसमें एक खास तरह की आजादी और एक खास तरह का स्वाभिमान देती है। एक बहुत बड़े भाषा चिंतक हैं और बहुत बड़े अफ्रीका के, नाम अभी याद आ जाएगा, अगर वो वर्ल्ड ऑर्डर के विरोधी न होते तो उनको कब का नोबेल मिल गया होता। नाम क्यों नहीं याद आ रहा है भाई? हाँ, बिल्कुल, नगुगी वात्यांगो, बहुत सेलिब्रेटेड लेखक थे। एक दिन अचानक तय किया कि नहीं, हम यूरोप की भाषा में नहीं लिखेंगे, और बहुत छोटे स्थान में बोली जाने वाली उनकी भाषा थी गीकियू। उन्होंने कहा कि मैं अपनी गीकियू में लिखूंगा, जिसको गरज हो वो इसका अनुवाद कराए, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 200 से ज्यादा भाषाओं में नगुगी वात्यांगो मौजूद है, हिंदी में भी। तो भाषा का संबंध हमारे अस्मिता से भी है, हमारे स्वाभिमान से भी है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब प्रार्थना की थी कि हम हे प्रभु, जहां हमारा सिर ऊंचा रहे, ऐसा देश हमारा, जिस देश में हमारा माथा ऊंचा रहे। तो माथा ऊंचा रखने के लिए जरूरी है कि आप अपनी मातृभाषा से प्रेम करें, और वो मातृभाषा जिसमें क्रियाएं भरी हैं, जिनमें भावनाएं भरी हैं, जिसमें मूल्य भरा है, जिसमें एक विश्वबोध है, एक खास तरह का एक क्रियाशीलता जिसमें है, जो आपके व्यक्तित्व को एक मुकम्मल मनुष्य बनाने का काम करती है, उनके साथ आप जुड़ते हैं, उस भाषा के साथ आप जब जुड़ते हैं तब आप मुकम्मल मनुष्य बनते हैं। तो इन्हीं कुछ बिखरी बिखरी बातों के साथ आज की शाम आप सबने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबका के प्रति मैं आभारी हूं। और भारत अध्ययन केंद्र और हमारे प्रिय अमित पांडे ने यह अवसर दिया, उनके प्रति, और आचार्य ने सामने बैठकर हमारी परीक्षा ले डाली, तो लेकिन उनके प्रति भी मैं हृदय से कृतज्ञ हूं। धन्यवाद। बहुत सुंदर और सुचिंतित व्याख्यान के लिए सर मैं आपका आभारी हूं। जनपदी भाषाओं में आचार्य वासुदेव शरण अग्रवाल जो कहते हैं
जनपद, गांवों का समूह जनपद है, और उस गांव का एक एक व्यक्ति उस ज्ञान रूपी पुस्तक का एक एक पृष्ठ है। अगर एक एक व्यक्ति को अगर आप पलटते जाएंगे तो आपको अथाह ज्ञान प्राप्त होता जाएगा। तो भारत की जनपदी भाषाओं, लोक भाषाओं में बहुत कुछ ऐसा ज्ञान है जो एक सामान्य व्यक्ति में उपस्थित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो कहा कि लोक का अर्थ जनपद और गांव नहीं है, एक सामान्य व्यक्ति जिसके ज्ञान का आधार पोथियां नहीं है, उसके अंदर एक व्यक्ति जिसके पास किताबी ज्ञान नहीं है लेकिन उसका स्वानुभूत जो ज्ञान है, उससे आप बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हैं। तो भारतीय जो लोक भाषाएं हैं, संपूर्ण भारत में जहां भी जो भी, जैसे इससे अभी हमारे उड़ीसा से इसमें लोग जुड़े हैं, बंगाल से जुड़े हैं, कर्नाटक से जुड़े हैं, इस तरह से, तो सबकी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में अनंत ज्ञान राशि है। उसको आप किस तरह ग्रहण करते हैं, उन सब का संदर्भ सर ने अभी आपके सामने उपस्थित किया। एक बार पुनः सर के प्रति आभार। अगला जो व्याख्यान आगे कुछ दिनों तक होना है, उसमें लोक साहित्य और सुभाषित पर प्रोफेसर अवधेश प्रधान को कल आप सुनेंगे। इसके अलावा लोक कथा, लोक गाथा और लोक आख्यान पर दिल्ली विश्वविद्यालय से सत्यप्रिय पांडे वक्तव्य देंगे। भारतीय लोक कलाओं का जो संदर्भ होगा उस पर सुरेश जांगिड़ है, यहाँ विजुअल आर्ट से हैं। लोकगीत और लोक संगीत पर दरभंगा विश्वविद्यालय से लावण्य कीर्ति सिंह जी अपना व्याख्यान देंगी। लोक नाट्य और उसके विविध स्वरूप पर प्रोफेसर कुमार वीरेंद्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। लोक शिल्प, वास्तुशिल्प और हस्तशिल्प, इस पर डॉक्टर विनय कुमार प्राचीन भारतीय इतिहास बीएचयू से आपके बीच उपस्थित होंगे। लोक देवता, लोक विश्वास, पूजा पद्धति, इस तरह की जो कुछ बातें उस पर मैं खुद रहूंगा। संपूर्ण भारत में जितने मेले और धार्मिक और पर्यटन की जितनी यात्राएं हैं उस पर अनुराधा गोयल जी बेंगलोर से आपके बीच उपस्थित होंगी। और देशज चिकित्सा पद्धति और कृषि व्यवस्था पर डॉक्टर आकाश चंद्र त्रिपाठी आपके बीच व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। ये अगले दिन का आपका शेड्यूल है, 4 से 5 हर दिन आप उपस्थित रहिए। आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।